हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 12। इससे पहले इस कहानी के 11 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। अधीर श्रेया की नज़र झुकने पर अपने एक हाथ से उसकी चिन्ह को पकड़कर उसके चेहरे को अपने सामने लाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्या हुआ है, नजरें क्यों चुरा रही हो तुम। श्रेया भी उसके चेहरे की तरफ देखकर धीरे से बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रेया की धीमी सी आवाज़ सुनकर अधीर भी थोड़ा सा झुककर उसके होंठों पर अपने होंठों से सॉफ्ट सी किस करके बहुत ही प्यार से बोलता है कि रोहन तो ऐसा ही है। तुम उसके मजाक को बिल्कुल भी सीरियस मत लिया करो। तुम उसके मजाक को ऐसे सीरियस क्यों ले रही हो? वो तो सबके सामने ऐसे ही सबके मजाक में बोला करता है। अब उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम। इतना आप सभी लोग देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है कि वो बात नहीं है। जैसे कि रोहन को ये निशान दिख गया है, वैसे ही आपके ऑफिस में भी अगर कोई ये निशान देखेगा तो फिर क्या सोचेगा मेरे बारे में। अधीर भी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है कि यही सोचेगा कि अधीर कपूर की वाइफ कितनी ज़्यादा वाइल्ड है, जो अपने पति को ऐसे काट खाती है। और अधीर की बात सुनकर तो अब श्रेया भी उसे गुस्से से घूरते हुए बोलती है कि हाँ, ये सब शुरू तो आपने ही किया था ना, और फिर आप मुझे ना काटते तो फिर मैं भी गुस्से में आपको नहीं काटती। अधीर भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोगों को देखकर लगना भी तो चाहिए कि मेरी ये छोटी सी प्यारी सी भोली सी सूरत वाली बीवी कितनी ज़्यादा वाइल्ड है, जो इतना भयानक काटती है मुझे, जिसने मुझे इतनी ज़ोर से काटा है, जिसका निशान आज भी मेरे गाल पर है, जैसे मुझे कच्चा ही खाना चाहती हो। अधीर भी उसकी तरफ अपनी एक आंख बिंग करते हुए शरारत भरे अंदाज में बोलता है। श्रेया भी उसकी बात सुनकर उसके सीने पर एक पंच मारते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बिल्कुल भी काटना नहीं चाहती थी, आपने मुझे मजबूर किया है काटने पर। अब देखो ना उसका नतीजा, रोहन और दादी और दी हम पर कैसे हंस रहे थे। उन्होंने तो हमारा मजाक ही बना दिया है। इतना बोलकर श्रेया भी एकदम से चुप हो गई थी। तो वहीं श्रेया की आधी अधूरी बात सुनकर तो अब अधीर बोलता है कि हमारा बे मतलब इसके आगे रैबिट और भी कुछ बोलो ना। कुछ नहीं, आप बस ऑफिस जाइए, आपको लेट हो रहा है ना। श्रेया भी अब जल्दी से साइड से जाने की कोशिश करते हुए बोलती है, लेकिन अभी वो वहां से जा पाती उससे पहले ही अधीर भी अपने दोनों ही हाथों के साथ स्लैब पर रखकर उसे अपनी बाहों में घेर लेता है और उसे स्लैब के बीच में दबा लेता है। पूरी बात बताकर जाओ ना, तभी जाने दूंगा। अधीर भी बोलता है, तो बोलो ना। कुछ नहीं, श्रेया भी अपने सर को नीचे झुकाकर बोलती है और अब अधीर भी श्रेया की तरफ झुकते हुए बोलता है कि उन्होंने हमारा बेबी भी प्लान कर दिया होगा, यही ना। अधीर की बात सुनकर श्रेया एकदम से एक नज़र उसे देखती है और फिर अपना सर हिला देती है। ओ रैबिट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी नहीं तो कभी ना कभी तो बेबी करेंगे ही ना। तो फिर अधीर भी श्रेया का चेहरा अपने दोनों ही हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोलता है। तो श्रेया भी उसकी बात सुनकर अपनी नज़रों को चुराकर कुछ भी नहीं बोलती है। श्रेया के कुछ ना बोलने पर अधीर भी अब उसका सिर अपनी तरफ करते हुए थोड़ा सा सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो रैबिट? क्या तुम कभी भी बेबी प्लान नहीं करना चाहती हो क्या? श्रेया भी उसकी सीरियस आवाज़ सुनकर तो अब उसकी तरफ देखती है, जो कि सीरियसली उसे ही अब हैरानी से देख रहा था। उसे देखकर श्रेया भी अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे, हाँ हाँ, तुम्हें आगे क्या रैबिट, बताओ ना। वो मुझे शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए। श्रेया भी एकदम से अधीर के सीने पर प्यार से लगते हुए बोलती है। तो वहीं अधीर भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वो उसे अपनी चारों तरफ से बाहों में भरते हुए बोलता है कि हाँ, तो ये बात है ना, कोई और बात तो नहीं है ना कि हम इस बारे में अब बाद में बात करेंगे। ओके, हम सीधा बेबी तो नहीं कर लेंगे ना। अधीर भी हंसते हुए उसे छोड़कर बोलता है और फिर अधीर की बात सुनकर श्रेया भी उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोलती है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, ऐसी बातें कौन करता है। हाँ, मैं करता हूँ, और कौन। अब चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इस बारे में हम रात को बात करेंगे। ओके, और बात करने के साथ थोड़ा सा प्रोसीजर भी कर लेंगे। ओके। अधीर भी श्रेया के होंठों पर लाइट से किस करते हुए शरारत भरे अंदाज में बोलता है। तो वहीं श्रेया भी उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी। वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है और अधीर भी अब उसे बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया था।
तो वहीं श्रेया भी उसकी बात सोच कर बहुत ही ज़्यादा शर्म से लाल हो रही थी। श्रेया भी अपना काम ख़त्म करते हुए जब अपने रूम में आती है तब उसका फ़ोन बजने लगता है। श्रेया भी जल्दी से अपने फ़ोन के पास जाती है और अपने फ़ोन को उठाकर देखती है तो इस वक्त उसके फ़ोन पर रूही का कॉल आ रहा था। वो भी अपने वो कॉल को पिक करते हुए हेलो बोलती है तो सामने से रूही, जो कि इस वक्त अपनी स्कूटी पर थी, वो भी जल्दी से चिल्लाते हुए बोलती है कि ओ मैडम, तुझे कॉलेज जाना है या फिर नहीं जाना है? शादी की खुशी में कॉलेज को ही भूल गई है तू। मुझे तो लगता है कि तुझे अब कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे नहीं यार, दादी ने तो मुझे परमिशन दे दी है कॉलेज के लिए, वो तो बस मुझे टाइम नहीं मिला। तू कॉलेज में रुक, मैं अभी आ जाती हूँ। श्रेया भी फ़ोन पर बोलती है, अरे आज रहने दे, आज मत आ जा तू, मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, आज मैं अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तू कल कॉलेज आ जाना, मैं तुझे कल कॉलेज में ही मिलूंगी। ओके। रूही भी श्रेया से मना करते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है तो श्रेया भी उसे अच्छा ठीक है बोल देती है। लेकिन श्रेया भी कुछ और बोल पाती उससे पहले ही श्रेया को रूही की चीखने की जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। श्रेया भी अभी फ़ोन पर ही थी, उसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो जल्दी से रूही रूही बोलती है, क्या हुआ है रूही? हेलो रूही, क्या हुआ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू ठीक तो है ना? श्रेया भी इधर से बोले जा रही थी तो वहीं रूही, जो कि अभी किसी गाड़ी से टकरा गई थी, वो अपनी स्कूटी के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। रूही भी अपने ब्लूटूथ से बात कर रही थी और गिरने की वजह से उसका ब्लूटूथ उसके कान से निकलकर कहीं दूरी पर गिर गया था। रूही का फ़ोन श्रेया के फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया था। रूही, जिसके गिरने की वजह से उसकी टोहिनी भी एकदम से चोट आ गई थी और इस वक्त उसके कोहिनी से हल्का हल्का सा खून भी निकल रहा था। वो भी जल्दी से गुस्से से उठकर बैठ गई और फिर अपनी चोट को देख रही थी कि तभी एक 24 साल का हैंडसम सा लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आता है और फिर रूही को देखने के बजाय वो तो अपनी गाड़ी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अभी उसकी गाड़ी हल्की हल्की सी टूट गई थी। वो गाड़ी को देखकर थोड़ी से गुस्से में रूही की तरफ घूर कर बोलता है कि यू स्टूपिड गर्ल, तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। रूही, जिसका ध्यान अभी अपनी चोट पर था, किसी के अचानक से अपने ऊपर ऐसे भड़कने पर वो भी अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखती है तो वो लड़का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसी की तरफ घूरे जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा उसको बातें सुना रहा था। रूही भी उसकी बात सुनकर एकदम से गुस्से से खड़ी होती है और बोलती है कि ओ हेलो, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ है, समझे? तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोकी? क्या मेरी गलती है? तो तुम यहाँ पर कहाँ पर देखकर अपनी ये खटारा को चला रही थी जो तुम्हें मेरी इतनी बड़ी सी गाड़ी नहीं दिखाई दी? वो लड़का भी रूही की स्कूटी की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्कूटी को खटारा बोलने की? खटारा को खटारा नहीं तो फिर क्या, सुपर बाइक बोलूँ क्या? वो लड़का भी रूही की तरफ घूरते हुए बोलता है तो फिर रूही भी उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था उसे। वो भी उस लड़के को साइड करके आगे बढ़ती है और फिर उस लड़के की मास्टर्स एक्सपीरियंस सपोर्टर्स कार के पास जाकर उसने भी उसे एक जोर से किक मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी गाड़ी खटारा है, मेरी गाड़ी नहीं, समझे तुम? वो लड़का भी उसके ऐसे करने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और फिर वो भी कहाँ कम था, वो भी अब रूही की स्कूटी के पास जाकर उसके साइड मिरर को तोड़ देता है और फिर वहीं उसके ऐसे करने पर रूही भी जल्दी से भागकर अपनी स्कूटी के पास जाकर उस लड़के को जोर से धक्का देते हुए बोलती है कि ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे अगर उन्होंने ऐसी स्कूटी की हालत देख ली मेरी तो। ये तुम्हारी सज़ा है मेरी सबसे फेवरेट कार को किक करने की। वो लड़का भी एटीट्यूड से बोलता है और अपने जेब में हाथ डाल के वहाँ से घूमने लगता है। तभी रूही भी उसकी बात सुनकर गुस्से से भर गई थी और वो भी जल्दी से वापस से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर इधर उधर नज़रें घुमाती है तो उसे साइड में एक मोटी सी लकड़ी दिखाई देती है। रूही भी जल्दी से उस लड़के को घूर कर उस लकड़ी के पास गई और फिर उसे उठाकर उस लड़के को घूरते हुए उसके पास से निकलकर सीधा उसकी गाड़ी के पास गई और फिर वहीं वो लड़का भी खड़े होकर उसकी सारी हरकतों को देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस वक्त क्या करने वाली है और उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तुमने मेरी स्कूटी का मिरर तोड़ा है ना, तो फिर अब देखो मैं तुम्हारी इस सुपर कार का क्या हाल करती हूँ। इतना बोलकर रूही भी अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को अपनी पूरी ताकत से एकदम से बाँह उठाती हुई, वहीं वो लड़का जब रूही को ऐसी हरकत देखकर समझ पाता है वो भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि नो नो प्लीज़। लेकिन तभी एक छन्न की आवाज़ के साथ रूही ने भी उस लड़के की गाड़ी के फ्रंट मिरर को एक बार में ही तोड़ फोड़ दिया था। तो वहीं वो लड़का भी अपने चेहरे को कांच से बचाने के लिए अपने हाथों से पूरी तरह से अपने चेहरे को कवर कर लेता है। रूही भी उसका मिरर तोड़ने के बाद गाड़ी के पास से हट के उस लड़के से बोलती है कि आइंदा से कभी भी मेरे सामने मत आना तुम, समझे तुम? नहीं तो इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं।
इतना बोलकर रूही भी उस लड़के को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी स्कूटी को उठाती है और चुपचाप वहां से चली गई थी। तो वहीं लड़का भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भर गया था और अब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और फिर रूही की तरफ देखता है जो अब तक उसे दूर जा चुकी थी। वो लड़का भी एकदम से गुस्से से तिलमिला गया था और गुस्से से चलती हुई निगाह से अपनी गाड़ी पर डालकर अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर दूसरी गाड़ी मंगवाता है और फिर वापस से बोलता है कि तुम प्रे करना कि लाइफ में कभी भी दोबारा मेरे सामने ना आ जाओ, वरना सच कहता हूँ तुम उस दिन पर बहुत ही ज़्यादा पछताओगी कि आखिर तुमने कौन सी अपनी ज़िंदगी में बुरा कर्म किया था। वो लड़का भी उस रास्ते की तरफ देखकर बोलता है जहाँ से अभी अभी रूही गई थी। करीब 20 मिनट में ही एक अच्छी सी गाड़ी आकर उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है। उसमें से उस लड़के का असिस्टेंट बाहर निकलते हुए बोलता है कि सर आप ठीक तो है ना। वो लड़का भी बस हाँ बोलकर मेरी कार को शोरूम में भेज दो और फिर मुझे मेरी गाड़ी जल्द से जल्द चाहिए। वो लड़का भी दूसरी गाड़ी में बैठते हुए अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोलता है और फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। करीब 15 मिनट के बाद उस लड़के के गाड़ी का एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है जिस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था RRS इंडस्ट्रीज। वो लड़का गाड़ी से बहुत ही अकड़ के साथ और बहुत ही एटीट्यूड के साथ नीचे उतरता है और फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है कि तभी अचानक से उसके जाते हुए कदम एकदम से रुक गए थे और वो थोड़ा सा पीछे आते हुए बाहर पार्किंग में लगी एक रेड स्कूटी पर अपनी नज़रों को देखता है तो उसकी नज़र एकदम से उस स्कूटी पर अटक गई थी। उसे देखते ही रोहन जी, हाँ ये रोहन था। उसकी भौहें एकदम से तन गई थी और वो खुद से बोलता है कि ये तो उस स्टूपिड गर्ल की स्कूटी है, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये क्या मेरे ऑफिस में काम करती है क्या। इतना सोचकर ही रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई थी और अब जल्दी से वो भी अपने ऑफिस के अंदर आ गया था और फिर अपनी प्राइवेट लिफ्ट में सीधा 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है और कुछ ही सेकेंडों में रोहन की लिफ्ट उसके फ्लोर पर आकर रुक जाती है। रोहन के फ्लोर पर पहुंचते ही रोहन का असिस्टेंट दीप जल्दी से भागकर उसके पास आता है और फिर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा कर बोलता है कि सर आप ठीक तो है ना, आपका एक्सीडेंट हो गया था ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो फिर आप ऑफिस क्यों आए, आप घर चले जाते और आराम करते। रोहन भी अब उसे धीरे से देखता है और बोलता है कि दीप कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहन भी अपने कैबिन में जाते हुए दीप से बोलता है और हल्के से हंस देता है। दीप बोलता है कि सर मैं तो डर ही गया था, तेरा ध्यान कहाँ पर रहता है, गाड़ी भी संभाल के नहीं चला सकता है क्या। दीप भी उसके पीछे जाते हुए बोलता है। तो दीप भी अब रोहन का स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड था। दीप से रोहन अपनी हर बात को शेयर किया करता था तो वहीं उसे अब अपने भाई की तरह मानता भी था। इसीलिए वो उसे अपने साथ अपनी ही कंपनी में जॉब दे देता है ताकि वो उससे कभी भी दूर ना रहे। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ ही काम करते थे। अरे नहीं यार मेरे भाई, वो तो बस एक पागल लड़की थी, उसने मेरी गाड़ी का मिरर तोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा कि तू समझ रहा था। रोहन भी अपनी जगह पर बैठते हुए बोलता है। तभी दीप बोलता है कि क्या लड़की मिरर मतलब क्या है यार, मुझे ना साफ साफ बता। तो रोहन बोलता है कि तू ना यार ये सब कुछ छोड़, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी का क्या हुआ। हाँ उसके लिए बहुत सी हॉट हॉट लड़कियां आई हैं, अभी के लिए सभी का इंटरव्यू चल रहा है। दीप भी उसके सामने बैठते हुए बोलता है। तो रोहन भी उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा तेज से हंस देता है और बोलता है कि साले तू नहीं सुधरेगा कभी भी, अब जल्दी से चल, मीटिंग में सभी लोग आ चुके होंगे, अगर लेट हो गए ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर रोहन और दीप दोनों ही साथ में मीटिंग के लिए चले गए थे। तो वहीं रूही जो कि इसी वक्त रोहन की कंपनी में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी, थोड़ी ही देर में वहां पर फ्री होकर उन सभी गर्ल्स को बताया गया था कि अगर उन्हें जॉब मिलती है तो फिर उन सभी को मेल कर दिया जाएगा। रूही भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ऑफिस से बाहर निकल गई थी और वो सीधा अपने घर के लिए निकल गई थी। उसकी अब श्रेया से भी बात हो गई थी, उसने सारी बातें उसे बता दी थी कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और श्रेया को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन और अधीर साथ में बैठकर मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों ही बाहर निकलते हैं और फिर अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। दीप के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि रोहन उसे एकदम से शॉक्ड होकर देखकर वो भी अपनी और अधीर की सारी बातें उसे बता देता है। रोहन की बात सुनकर तो दीप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि जैसे शायद ही उसे इतना खुशी का पल पहले कभी मिला हो। उसे भी रोहन और अधीर के बारे में सब कुछ मालूम था और फिर रोहन मीटिंग करके जब आता है तो दीप भी उसे एक फाइल देते हुए बोलता है कि ले, इसमें मैंने कुछ लड़कियों
को सेलेक्ट किया है, अब तू देख ले कि तुझे किसे अपनी सेक्रेटरी रखना है। अब ये तू ही देख लेना, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा काम है, मैं नहीं देख पाऊंगा ये सारी चीज़ें, ये तो बस तू ही कर सकता है। रोहन भी अपना लैपटॉप खोलते हुए दीप से बोलता है। दीप बोलता है कि अच्छा तो ठीक है फिर। दीप भी फाइल देखते हुए बोलता है कि इसे मैं सजेस्ट करूंगा, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, शांत है और क्यूट है। साले यहाँ पर भी तेरी सगाई नहीं हो रही है जो तू ऐसे शांत सुंदर और क्यूट लड़की को देख रहा है। रोहन भी लैपटॉप में उंगलियों को चलाते हुए दीप से बोलता है। दीप बोलता है कि यार तू इसे एक बार देख तो सही। वो भी उसे फाइल दिखाते हुए बोलता है, तो रोहन भी लेकर फाइल को देखने लगता है। जैसे ही वो फाइल देखता है उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। ये रूही का रिज्यूम था और रोहन इसे देखकर एकदम से टेढ़ी स्माइल करके बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने, इसे ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए हायर कर ले। इतना बोलकर रोहन भी मन ही मन बोलता है कि सच में दुनिया बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुमने मेरे सबसे फेवरेट कार का मिरर तोड़ा है ना, इसका बदला अब देखो मैं कैसे लूँगा तुमसे। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर रोहन भी टेढ़ी स्माइल करते हुए वापस से अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। तो वहीं दीप भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चला गया था और ऐसे ही आज का सारा दिन निकल गया था। धीरे धीरे शाम को अधीर और रोहन दोनों ही साथ में अपने घर आ गए थे। दोनों ही आते सीधे सीधे अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए थे। थोड़ी ही देर में सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे और आज सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने में कमरे में फिर से चले गए थे। तो श्रेया भी सभी का दूध गर्म करके सबको उनके कमरे में दूध देती है और फिर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। वो कमरे में जाकर देखती है तो अधीर भी बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। श्रेया भी उसके पास जाकर दूध रखते हुए उसे पीने के लिए बोल देती है और फिर खुद कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। 10 मिनट के बाद श्रेया भी जब क्लोजेट से कपड़े बदल के बाहर आती है तो उसने भी इस वक्त एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें उसकी लंबी लंबी गोरी गोरी टांगे साफ साफ दिख रही थी और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अधीर जिसका फोकस अभी पूरी तरह से अपने लैपटॉप पर था, लेकिन श्रेया को देखते ही उसका फोकस एकदम से डगमगा गया था और फिर श्रेया भी रूम में आते हुए अपने बालों को बांध कर बिना अधीर की तरफ ध्यान दिए ही बेड पर आकर आराम से अपनी साइड लेते हुए लेट गई थी। इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। अधीर भी उसके लेटते ही अपने लैपटॉप को जल्दी से बंद करके अपनी जगह पर आकर लेट गया था, लेकिन चेहरा इस वक्त श्रेया की पीठ की तरफ ही था। श्रेया भी उसकी तरफ पीठ करके बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर लेटी थी। अधीर भी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके पेट को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाने लगता है। तो वहीं बेचारी श्रेया जो एकदम से मासूमियत से सोने की कोशिश कर रही थी, जो कि अभी भी सुबह की बातों से अभी तक उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी और अधीर के दोबारा से ऐसे अचानक से करने पर उसकी धड़कनें तो फिर से एकदम से तेजी से बढ़ने लगी थी और फिर से उसका दिमाग वही बातों में घूमने लगा था। अधीर भी श्रेया के बालों को अपने हाथ की मदद से खोल देता है और फिर उसके खुले घने बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसने भी आती हल्की हल्की सी भीनी भीनी खुशबू को अपनी सांसों में घेरने लगता है। अधीर के हाथ धीरे धीरे करके श्रेया की टी शर्ट के अंदर जाकर उसके पेट को सहलाने लगते हैं। तो वहीं उसके पैर श्रेया के खुले हुए पैरों को एकदम से खुद के पैरों में जकड़ने लगे थे। अधीर भी लगभग श्रेया को अपने नीचे पूरी तरह से दबा चुका था। बेचारी श्रेया वो तो किसी खरगोश के बच्चे की तरह अधीर के नीचे चुपचाप से दबी हुई लेटी हुई थी। अधीर भी श्रेया की खुशबू में एकदम से बहकने लगा था और वो श्रेया के बालों को एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन पे पीछे से अपने होंठों को रख देता है और फिर धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। अधीर के होंठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर फील करते ही श्रेया की आंखें भी हल्की सी बंद हो गई थी। तो वहीं अधीर के होंठ अब श्रेया की गर्दन पर एकदम से फिसलने लगे थे। अधीर उसे किस करते हुए अपनी तरफ एकदम से पलट लेता है, जिससे श्रेया का चेहरा अब अधीर के बिल्कुल ठीक सामने आ गया था। अधीर अब अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर बस उसे किस किए जा रहा था। काफ़ी देर उसकी गर्दन पर अपने प्यार से एकदम से किस करके उसके निशान बनाने के बाद अधीर भी उसके चेहरे की तरफ हल्के हल्के से बढ़ता है और वो अपने होंठों को श्रेया के दोनों ही गालों पर किस करके अब उसकी नोज़ी पर हल्के से किस करके धीरे से उनके होंठों पर अपने होंठों को रखकर एक सॉफ्ट सी किस कर देता है। अधीर भी उसे सॉफ्ट सी किस करके अपना सर उठाकर श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है तो इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा हल्के हल्के से लाल पड़ चुका था। तो वहीं उसकी आंखें अभी पूरी तरह से बंद थी। वो बहुत ही धीरे धीरे से सांस ले रही थी और इस वक्त अधीर भी उसके चेहरे की तरफ देखकर अपने हाथों से उसके गाल को बहुत ही प्यार से सहला रहा था। रैबिट लुक एट मी।
श्रेया भी उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी नज़रें सीधा अधीर की नज़रों से जा मिलती हैं। अधीर की हल्की सी ब्लू आईज जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली होकर श्रेया की आंखों में ही देख रही थी। अधीर भी अब श्रेया की आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ श्रेया की टी शर्ट के अंदर ले जाते हुए उसकी कमर को प्यार से धीरे धीरे करके सहलाने लगा था। अधीर इस वक्त श्रेया की साइड लेट कर उसके ऊपर झुका हुआ था और फिर जिससे दोनों के ही चेहरे दोनों के एक सामने थे। श्रेया भी उसकी गर्म हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अधीर भी श्रेया को देखता है तो वो उसकी आंखों को बंद होता हुआ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर वो फिर से अपने हाथ को अब उसकी कमर से सरकाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा था, जिसे महसूस करके श्रेया भी जल्दी से अपना एक हाथ अधीर के कंधे पर कस देती है। वो एकदम से कसकर अपनी आंखों को भी बंद कर लेती है, जैसे सच में उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। उसकी धड़कनें तो 100 की स्पीड से धड़कने लगी थी। श्रेया की धड़कनों की आवाज़ सुनकर अधीर को भी अपने कानों तक आ रही थी, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो मुस्कुराते हुए धीरे से अपना हाथ ले जाते हुए श्रेया के ऊभरों पर रख देता है। इसे महसूस करके श्रेया की पकड़ तो अब अधीर के कंधे पर और भी ज़्यादा कस गई थी और अधीर अब थोड़ा सा और झुकता है और फिर श्रेया के कान के पास जाकर बहुत ही धीरे से और प्यार से सैडिविक आवाज़ में बोलता है, बेबी ओपन योर आइज, तुमने अपनी आंखों को क्यों बंद कर रखा है। इतना बोलकर अधीर भी धीरे से श्रेया के एयर लॉब को अपने दांतों से हल्के से काट लेता है और फिर श्रेया भी उसके ऐसे करने पर एकदम से कांप गई थी और अधीर भी अपना चेहरा वापस से श्रेया के चेहरे के सामने लाता है। श्रेया अब धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी नज़र सीधा अधीर के चेहरे पर पड़ती है, जो कि इस वक्त मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था कि जैसे अभी के अभी वो उसके साथ क्या ही कुछ करना चाहता हो। अधीर को अपनी तरफ ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर श्रेया भी एकदम से शर्मा गई थी। वो भी अपनी शर्म को छुपाने के लिए जल्दी से अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। तो उसके इस हरकत पर अधीर के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो भी अपने हाथों को जिसे उसने अभी के अभी श्रेया के सीने पर रखा हुआ था उसे धीरे से प्रेस करता है, जिससे श्रेया एकदम से सकपका गई थी। वो भी जल्दी से अपने हाथ से उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। अधीर भी उसकी झिझक को एकदम से समझ रहा था और ये सब कुछ उसके लिए एकदम से नया था और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर रहा था। अधीर भी धीरे से उसे अपने सीने से निकालता है और फिर उसे चेहरे से देखता है और फिर श्रेया का चेहरा अभी भी टमाटर की तरह एकदम से लाल पड़ चुका था। अधीर भी उसके चेहरे की तरफ देखकर अपने दूसरे हाथ से उसके गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रही हो बेबी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। क्या तुम्हें मेरा ऐसे छूना बिल्कुल पसंद नहीं आया क्या। श्रेया भी उसकी बात सुनकर फिर से शर्मा कर अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है और फिर उठाकर उसे देखते हुए धीरे से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बहुत अलग सा लग रहा है मुझे। श्रेया इतना ही बोलकर वापस से अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है। तो अधीर भी उसकी बातें सुनकर फिर से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे करके उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और फिर वापस से उसे डीपली किस करने लगता है। तो वहीं अधीर के अचानक से ऐसे डीपली किस करने पर एक पल के लिए तो श्रेया उसे हैरानी से देखने लगती है, लेकिन धीरे धीरे अब अधीर अपनी आंखों को बंद किए हुए बस उसे किस किए जा रहा था। तो श्रेया भी उसका चेहरा देखकर धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर अपने हाथों को उठाकर उसके गले में एकदम से चारों तरफ से लपेट लेती है। अधीर भी अब धीरे धीरे करके अपनी जगह से श्रेया के ऊपर आ गया था और फिर उसकी किस धीरे धीरे अब इंटेंस होती जा रही थी। तो वहीं उसके हाथ अभी भी श्रेया के सीने पर चारों तरफ से घूमने लगे थे। वो बार बार अपने हाथों से उसके सीने पर हरकत कर रहा था, जिससे श्रेया थोड़ा थोड़ा सा शर्मा भी रही थी, लेकिन अधीर के किस से उसका ध्यान अभी उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा था। वो तो बस अधीर की किस में पूरी तरह से खो गई थी और उसका साथ पाकर वो भी अब उसे किस करने लगी थी। अधीर के हाथ श्रेया के सीने पर उसकी ब्रा के ऊपर से ही घूम रहे थे, जिससे उसे श्रेया के ब्रेस्ट फील नहीं हो पा रहे थे और उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। अधीर भी उसे अब फ्रेंच किस करते हुए धीरे से उसे लेकर पलट गया था, जिससे श्रेया भी अब उसके ऊपर आ गई थी, लेकिन इसी बीच उसने श्रेया के होंठों को भी नहीं छोड़ा था। वो अपने हाथ धीरे धीरे श्रेया के सीने से हटाते हुए उसकी पीठ पर घुमाने लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद उसकी पीठ पर अपने हाथों को फेरने के बाद अधीर के हाथ श्रेया की ब्रा को खोलने लगे थे और इन्हीं सब बीच में एकदम से अनजान श्रेया, जो कि अधीर की किस में पूरी तरह से खोई हुए उसे किस किए जा रही थी।
उसके हाथ अधीर के बालों में एकदम से कसे हुए थे। अधीर भी धीरे से उसके ब्रा के पीछे से हुक खोल देता है और फिर उसकी खुली हुई पीठ पर अपने चारों तरफ से हाथों को फेरने लगता है और उसे महसूस करने लगता है। थोड़ी ही देर में वैसे ही रहने के बाद अधीर भी वापस से पलट गया था, जिससे श्रेया वापस से उसके नीचे आ गई थी और फिर अधीर अब अपने हाथ को किस करते करते वापस से उसकी टी शर्ट के अंदर लेकर गया और फिर उसकी ब्रा को उसके सीने से अलग करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन श्रेया के दोनों ही हाथ इस वक्त अधीर के गले में होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता है और फिर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब अधीर उसे अलग नहीं कर पा रहा था, वो भी अब एकदम से अपनी हार मानते हुए श्रेया की ब्रा को उसके सीने से नीचे खिसका देता है और फिर अपना हाथ श्रेया के खुले हुए सीने पर रख देता है और फिर उसे घुमाने लगता है। अधीर जैसे ही श्रेया के खुले हुए सीने को अपने हाथों में महसूस करता है, अधीर को अचानक से उसकी बॉडी में एकदम से गर्मी लगने लगती है। इस वक्त उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था श्रेया के सीने को महसूस करके। अचानक से उसकी बॉडी एकदम से जब गर्म होने लगती है तो अधीर भी अपनी ही मदहोशी में धीरे से श्रेया के सीने को प्रेस करता है, जिससे श्रेया एकदम से किस करते टाइम एकदम से रुक गई थी। तो वहीं श्रेया, जिसे अचानक से एक गर्म हाथ अपने उभरे ऊपर महसूस होता है, वो भी जल्दी से अपने आंखों को खोलकर देखती है, जहां पर अधीर अभी उसे आंखें बंद किए हुए किस कर रहा था। श्रेया उसे देखकर तो अब एकदम से हैरानी हो जाती है। उसे देखकर वहीं उसके हाथ को भी अपने उभरों पर महसूस करके श्रेया भी एकदम से सिरहा रही थी। अधीर के हाथ में इस वक्त श्रेया के परफेक्ट साइज का सीना था। अधीर के बड़े बड़े हाथों में था और फिर वो अपने हाथ पर धीरे धीरे प्रेस भी कर रहा था उसके सीने को, जिससे श्रेया की धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी थी और फिर वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर को भी वो बिल्कुल हिला नहीं पाती है। करीब 15 मिनट की एक डीप किस करने के बाद जब श्रेया को सांस आने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। अधीर भी श्रेया को किस करते हुए उसके ब्रेस्ट को हल्के हल्के से प्रेस कर रहा था, जिससे श्रेया भी एकदम से सिरहा रही थी और वो भी अपने हाथ अधीर के चेस्ट पर रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करती है। लेकिन अधीर, वो तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था इस वक्त। वो किसी भी हालत में श्रेया को अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाला था। बस वो तो उसे एकदम से फ्रेंच किस कर रहा था। अधीर इस वक्त श्रेया की टांग के साथ अपनी टांगों को उलझाकर उसके मुंह से खेल रहा था। उसे श्रेया के साथ ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, जिससे वो अपनी एकदम से पूरी दुनिया में खोया हुआ हो और उसे ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। काफ़ी देर के बाद जब अधीर को फील हुआ कि श्रेया सांस नहीं ले पा रही है तो फिर वो भी धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों से आज़ाद कर देता है, लेकिन उसे छोड़ता बिल्कुल भी नहीं। वो वापस से अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए उसके गले को किस करने लगा था। तो वहीं अधीर के होंठों को छोड़ते ही अब श्रेया की जैसे सांस में सांस आ गई थी और फिर वो भी जल्दी जल्दी से अपनी सांसों को लंबा लंबा लेने लगी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी, जिससे उसका सीना अधीर के सीने से बार बार टच होने लगा था। अधीर, जिसका एक हाथ अभी श्रेया के सीने पर रखा हुआ था, श्रेया की लंबी लंबी सांस लेने से उसका सीना एकदम से ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे अधीर भी अपने सीने पर बहुत ही अच्छे से फील हो रहा था, क्योंकि श्रेया का सीना और उसका सीना एक दूसरे से बार बार टच हो रहा था। तो वहीं उसकी पकड़ अब श्रेया के ऊपरों पर एकदम से फिर थोड़ी सी कस गई थी, जिससे श्रेया एक आह भर लेती है। आवाज़ के साथ ही वो अपनी आंखों को जल्दी से मीच भी लेती है। तो अधीर भी उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर मुस्कुरा देता है। अधीर उसके गले से होते हुए उसके क्लीवेज पर अपने होंठों को फेरने लगा था और फिर अधीर उसके क्लीवेज से होते होते वापस से उसके चेहरे पर आकर उसे पूरे चेहरे पर अपने होंठों को फेरने लगा था। तो वहीं श्रेया बस अभी उसके नीचे चुपचाप से दबी हुई लेटी हुई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अधीर के होंठ अब श्रेया के होंठों के करीब आ गए थे और फिर उसने भी अपनी टंग से श्रेया के होंठों को लीक करना शुरू कर दिया था। श्रेया भी उसके ऐसे करने पर अपनी आंखों को दोबारा से मींच लेती है और फिर काफ़ी देर उसके होंठों को लीक करने के बाद अधीर वापस से उसके होंठों से अपने होंठों को जोड़ देता है और फिर से उसे किस करने लगता है। अधीर की बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, उसका कंट्रोल भी उससे पूरी तरह से छूट रहा था और अब वो श्रेया को पेशेंटली होकर किस करने लगा था। उसका हाथ श्रेया के सीने पर लगातार एकदम से हरकत कर रहा था। वो बार बार उसके सीने को प्रेस कर रहा था, जिससे श्रेया भी एकदम से मचलने लगी थी। वो भी अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर भी अब पूरी तरह से बहक चुका था। अधीर के हाथ अब श्रेया की टी शर्ट को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेया भी अधीर की इस हरकत को नाकाम करते हुए जल्दी से अपनी टी शर्ट को कस के पकड़ लेती है, जिससे अधीर भी उसकी टी शर्ट नहीं निकाल पाता है और फिर अधीर धीरे से उसके होंठों से अपने होंठों को आज़ाद करके श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से लाल पड़ चुका था।
उसकी आंखें भी पूरी तरह से बंद थी और उसका मासूम सा चेहरा अब बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तो वहीं उसकी सांसें भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी। अधीर भी उसको ऐसे देखकर उसकी तरफ थोड़ा सा झुकता है और फिर उसके कान में धीरे से बोलता है कि क्या हुआ है रैबिट, क्या तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती हो क्या? श्रेया भी अधीर की आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को बंद में ही ना में अपना सिर हिला देती है और धीरे से बोलती है कि मैं वो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अधीर भी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर अपना सर उठाकर उसके होंठों पर रखकर हल्के से उसे किस कर कर बोलता है कि ओके, जब तक तुम इसके लिए तैयार नहीं होती हो ना, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं भी तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, पर तुम मुझे तुम्हारे करीब आने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर अधीर वापस से उसके होंठों को अपने होंठों से पकड़कर हल्के से काट लेता है। तो वहीं श्रेया भी उसके ऐसे करने पर उसके कंधे से पकड़ लेती है उसे और फिर इन सभी बीच में अधीर का हाथ अभी भी उसके सीने पर ही रखा हुआ था। अधीर भी अब उसके होंठों को पूरी तरह से चूस कर छोड़ देता है और फिर शरारत भरे मुस्कुराहट के साथ एकदम से उसके सीने को दबा देता है, जिससे श्रेया एकदम से चीख गई थी और वो जल्दी से उसका हाथ अपने सीने से हटाते हुए अधीर की तरफ घूरती है, जिस पे अधीर भी हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ है, तुम घूर क्यों रही हो मुझे? ये आप क्या कर रहे थे? श्रेया भी घूरते हुए उसे देखकर बोलती है, आपको शर्म नहीं आती है? कितनी तेज से आपने दबाया है मुझे? श्रेया भी नजरें इधर उधर करते हुए अधीर से बोलती है। तो अधीर भी बोलता है कि अरे इसमें कैसी शर्म, मैं अपनी बीवी को ही तो छू रहा हूँ, किसी और को थोड़ी ना छू रहा हूँ जो मुझे शर्म आएगी। अधीर भी वापस से उसकी टी शर्ट के ऊपर से ही अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए बोलता है और फिर से हल्का सा दबा देता है। तो श्रेया भी वापस से उसके हाथ को अपनी टी शर्ट से हटाते हुए अपने चेस्ट को छुपा लेती है और बोलती है कि देखिए कितनी तेज दर्द हो रहा है मुझे, उसके हाथ को दूर करते हुए और फिर बोलती है कि मान जाइए ना प्लीज़। अधीर भी झुककर उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोलता है कि क्यों, मेरा हक है ना ये, और फिर मैं तो करूँगा। अधीर के अचानक से अपने सीने पर सर रखते ही अब श्रेया फिर से हड़बड़ा गई थी और फिर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर ने जब तक उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए थे और फिर उसे अपनी बाहों में कस लिया था। श्रेया भी उसे उसके कंधे से पकड़कर फिर से दूर करते हुए बोलती है कि क्या कर रहे हो आप, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, प्लीज़ हटिए, छोड़िए मुझे, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना रैबिट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तुम्हें फील करना है। धीरे से उसे अपनी बाहों में कसते हुए अधीर बोलता है। तो उसकी बॉडी अब श्रेया के इतने ज़्यादा करीब होने पर उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगी थी। वो श्रेया को अपनी बाहों में भरकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो श्रेया भी उसकी बात सुनकर एकदम से चुप हो गई थी और फिर उसे भी अधीर की गर्म सांसें अपने सीने पर फील हो रही थी, जिससे उसकी हालत भी अब बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी थी। वो भी अब अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करके शांति से लेटी रहती है और अब उसने भी अपने हाथ अधीर के बालों में रख लिए थे और धीरे धीरे सहलाने लगी थी। अधीर भी काफ़ी देर तक श्रेया को अपनी बाहों में भरकर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी निचली बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, जिससे वो श्रेया के करीबी से शांत करने की कोशिश कर रहा था और फिर अधीर भी श्रेया से थोड़ी सी दूरी बना चुका था ताकि श्रेया उसको इस हालत में बिल्कुल भी ना देख ले। अधीर भी अभी खुद को शांत करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसका नाइट स्टैंड पर रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। अधीर ने भी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, लेकिन श्रेया भी उसे हिलाते हुए बोलती है कि आपका फ़ोन बार बार बज रहा है। अधीर बोलता है कि हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। अधीर भी श्रेया के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए बोलता है, लेकिन वो अपना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठा रहा था। एक बार फ़ोन बजने के बाद बंद हो गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में फ़ोन दोबारा से बजने लगा था, जिस पे श्रेया वापस से अधीर की तरफ देखती है और बोलती है कि अरे एक बार देख तो लीजिए ना किसका फ़ोन है, क्या पता कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कॉल हो जो इतनी रात को बार बार कॉल कर रहा है। अधीर भी इस बार थोड़ा सा दूर होता है श्रेया से और फिर अपना फ़ोन उठाकर वापस से उसी पोजीशन में श्रेया के सीने में अपना चेहरा छुपाकर फ़ोन को उठाता है, लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले इंसान की बात सुनी वो थोड़ी ही देर में बोलता है कि ओके, हम अभी निकलते हैं। इतना बोलकर अधीर भी फ़ोन को कट कर देता है और वहीं श्रेया जो कि उसके निकलने वाली बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी थी। अधीर भी अपना फ़ोन बेड पर रखते हुए श्रेया की तरफ देखता है और कस के उसे हक करते हुए धीरे से बोलता है कि रैबिट, मुझे अभी के अभी न्यूयॉर्क निकलना होगा, वहाँ की मेरी एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। श्रेया भी उसकी बात सुनकर एकदम से बोलती है कि क्या, लेकिन इस वक्त आप अकेले कैसे जाएंगे? तो श्रेया भी चिंता करते हुए बोलती है, नहीं रैबिट, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ राज भी जाएगा, तुम अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी मेरी टेंशन मत लेना। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अब कहानी में आएगा एक नया मोड़।